मैम हाँ जी। मैम मैंने बहुत पहले आपसे खुद पीवाईक्यूज की मांगी थी कि मुझे सेंड कर दीजिएगा पीडीएफ, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती बुक। पीवाईक्यू के लिए बेटा? हाँ मैम, मुझे करने हैं ना क्वेश्चंस। पीवाईक्यू, हाँ पीवाईक्यू के लिए ना बेटा पीडीएफ फॉर्म में मेरे पास एमटीजी की बुक है। इफ यू वांट आप एमटीजी की बुक रेफर कर सकते हो। बस उसमें ये ध्यान रखना 2005 प्लस वाले क्वेश्चन करना, ज्यादा आउट ऑफ एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस पे मत ठीक जाना, ठीक है? ठीक। और इसके अलावा जो ओसवाल आप वाली मुझे, बुक्स मैंने बच्चों को सजेस्ट किया उनका पीडीएफ तो मेरे पास नहीं है। मैम आपके पास जो वाला है वो आप मुझे भेज दीजिए प्लीज। ठीक है, मैं आपको शेयर कर, एक बार आपकी क्लास के बाद मुझे कॉल कर लेना। ठीक है मैम। यस अमन, एनी डाउट? मैम ऑफलाइन टेस्ट का सेंटर कहाँ होगा? बेटा ऑफलाइन टेस्ट का सेंटर वही लोग आपको इन्फॉर्म कर देंगे एक दो दिन पहले। एक्चुअली नंबर ऑफ काउंट थोड़ा बढ़ रहा है ना बच्चों का, तो उस वजह से सेंटर थोड़ा चेंज करना पड़ रहा है। जो सेंटर था पहले उसकी ऑक्यूपेशन थी 60-70 स्टूडेंट, लेकिन अब और ज्यादा हो रहा है, शायद इस वजह से कुछ हुआ है। मैम आज राजस्थान निकलना था इसलिए पूछ रहा। बेटा सेंट्रल दिल्ली में ही होगा, सीपी के आसपास ही होगा, ओके। ये मान के चलना आप लोग। तो यहाँ तक सबको क्लियर था ना, एक एक पॉइंट जितना मैंने आप लोगों को बता दिया था? यस मैम। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। द नेक्स्ट वन वी हैव कवरिंग्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन की क्या क्या कवरिंग्स हो सकती है, देखो जल्दी जल्दी से। ब्रेन की कवरिंग को वी कॉल मेनिंजाइस। मेनिंजेस बोलते हैं ना, कवरिंग ऑफ ब्रेन इज नोन एज मेनिंजेस। अगर मेनिंजेस के ऊपर इन्फ्लेमेशन आ जाता है, इन्फ्लेमेशन समझते हो ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर में पढ़ता है, कुछ स्वेलिंग टाइप से हो जाना, उस उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? जब मेनिंजेस के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है, दैट कंडीशन इज नोन एज मेनिंजाइटिस। बड़े शांत शांत हो, पढ़ रखा है पहले ये चीज। मेनिंजाइटिस का मतलब होता है जब आपकी ब्रेन की कवरिंग के अंदर इन्फ्लामेशन आ जाए। अब ब्रेन की कवरिंग को याद रखने का तरीका कि यहाँ पे ये होता है PAD, ये सीरीज में याद रखना है। P स्टैंड्स फॉर पियामीटर, A स्टैंड्स फॉर एरेक्नॉइड, D स्टैंड्स फॉर ड्यूरामीटर। अब क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों आपसे ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी लेयर सबसे आउटर मोस्ट है, लेयर सबसे इनर मोस्ट है? कौन सी सबसे इनर मोस्ट है? अंदर से, जैसे सीरीज है ना ब्रेन का, इनसाइड टू आउटसाइड ऐसे जाएगा, तो पियामीटर सबसे इनर लेयर हो गई, ड्यूरामीटर सबसे आउटर आउटर ले। लेयर हो गई। स्कल वेटर वेटर कांटेक्ट में है, स्कल के वो आउटर। कांटेक्ट में है, क्योंकि आपकी ब्रेन की कवरिंग है, उसके ऊपर आपका स्कल बोन्स होंगी या नहीं होंगी? ब्रेन आपके स्कल के अंदर सेफली फिल्ड है, स्कल बॉक्स, ब्रेन बॉक्स जिसको हम बोलते हैं। इमेजिनेशन में दिखाऊंगी आपको सारी चीजें। जैसे बीच में मेरे पास ये आपका ब्रेन है, ऐसे दो हेमिस्फेयर में डिवाइडेड, और इसके ऊपर आपकी स्कल बोन है। ये स्कल बोन कर प्रोटेक्ट करके रखता है ना आपके ब्रेन को। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी? ड्यूरामीटर, और ड्यूरा के इनर साइड में अरेकेनॉइड, और फिर सबसे इनर साइड में पियामीटर। तो ब्रेन के डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन सी लेयर हुई? पायमीटर। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, विच लेयर इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद ब्रेन टिश्यूज? इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद ब्रेन टिश्यूज के डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन सी लेयर है? तो आंसर विल बी पियामीटर।
पियामीटर। और स्कल बोन के डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन सी लेयर होगी? ड्यूरा। तो ऐसे याद रखना भाई, मेरा ब्रेन है, ब्रेन से सबसे दूर कौन सी लेयर है? ड्यूरामीटर। और सबसे पास, पी फॉर पास, पी फॉर पियामीटर, डी फॉर दूर, डी फॉर ड्यूरामीटर। याद रहेगा? यस मैम। कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना? कौन सी इनर मोस्ट है, कौन सी आउटर मोस्ट है? नो मैम। तो जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है ना, ये फाइब्रस होती है। आउटर तो है ये, दिस इज फाइब्रस होती है, डबल होती है ये आपकी, एंड नॉन वेस्कुलर होती है। नॉन वेस्कुलर हमने आईज के अंदर भी पढ़ा था, एक पार्ट होता है नॉन वेस्कुलर, जिसकी वजह से उसका सर्जरी जब हम कराते हैं, ट्रांसप्लांटेशन, वो कभी फेल नहीं होता है। कॉर्निया है ना, नॉन वेस्कुलर थी वो भी, तो ये भी नॉन वेस्कुलर। नॉन वेस्कुलर का मतलब क्या होता है? इसके पास ब्लड मैम जिसमें वेसल्स ब्लड वेसल्स नहीं होगी। राइट। आगे सबको ही समझ में? यस यस मैम। मैम। और अगर हम बात करें एरेकिनॉइड की, तो ये तो सिंपल है कि ये मिडिल लेयर होगी हमारी, वही मिडिल लेयर। और ये वाली लेयर हाईली वेस्कुलर होती है, हाईली वेस्कुलर होती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करना है वो ये है कि दिस इज द लेयर जो सिर्फ और सिर्फ मैमल्स के अंदर पाई जाती है। सिर्फ मैमल्स के अंदर ये वाली लेयर पाई जाएगी। क्लियर यहाँ तक? यस मैम। अब जो आपकी सबसे इनर वाली लेयर है, पियामीटर, और एरेकिनॉइड वाली लेयर है, इन दोनों के बीच में एक स्पेस है। दैट स्पेस इज नोन एज सब एरेकिनॉइड स्पेस। और इसी सब एरेकिनॉइड स्पेस के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है, और कहीं पे भी फ्लूइड होता है तो उसका काम होता है फ्रिक्शन को प्रिवेंट करना ना। यस मैम। तो इस फ्लूइड का नाम होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहाँ पे फिल्ड रहता है, किन दो लेयर्स के बीच में फिल्ड अप होता है ये, तो पियामीटर एंड एरेकिनॉइड। सिंपल। यस मैम। लिख लो इसको जल्दी से, फिर हम लोग फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, इनसे स्टार्ट करते हैं करना। मैम इस चैप्टर में रिफ्लेक्स सेक्शन तक पढ़ना है ना? हाँ बेटा, रिफ्लेक्स सेक्शन तक पढ़ना है, सेंसरी ऑर्गन्स नहीं पढ़ने। वैसे वो हम लोग पार्ट सेंसरी ऑर्गन्स पढ़ ही चुके हैं। यस मैम। Do you know Accenture recently laid off? देखो, अब मैं यहाँ से आप लोगों को कुछ कुछ चीजें समझाऊंगी। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना सबको जो मैंने दिखाया? यस मैम। मैम। अब इसको बहुत ध्यान से समझना है। सबसे देखो, ये एक बेसिक डायग्राम इन लोगों ने आपके ब्रेन का दिया हुआ है। ये ब्रेन है, और इस ब्रेन के बाहर आपका स्कल होता है, स्कल बोन। जैसे देखते ना वो उसमें लैब में टंगा रहता है हड्डी का ढांचा, उसके अंदर ऐसे कोई ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर नहीं होती ना, वो बाहर बाहर से हाँ। कवरिंग सा दिखाई देता है। एक सेकेंड, स्टॉप करते हैं। ये वाला पार्ट आप देखो, तो इसमें ब्रेन के अंदर सबसे पहले आपको फोल्डिंग्स देखने के लिए मिल रहा है। सबसे पहली चीज आप ये देखो, मिल रहा है फोल्डिंग्स देखने के लिए। अब ऐसे ही फोल्डिंग्स लाइक स्ट्रक्चर हमने जब स्टमक पढ़ा था, स्टमक में मैंने आपको बताया था कि व्यूगीज प्रेजेंट होते हैं वहां पे। जैसे व्यूगीज हमारे किसमें थे, पैलेट वाले रीजन में बोलते थे, हाँ, ट्रांसवर्स रिजेस लाइक स्ट्रक्चर्स। ऐसे ही स्टमक के अंदर भी व्यूगीज प्रेजेंट होता है। सेम ऐसे ही हमारे ब्रेन के अंदर भी फोल्डिंग्स प्रेजेंट है यहाँ का, जिनको हम सल्कस या फिर गायरी हम बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रख सकते हैं।
अब इसमें एक चीज और देखना आप लोग यहाँ पे कि इन्होंने कौन से पोर्शन को एंटीरियर माना है, कौन से को सुपीरियर माना है, कौन से को पोस्टीरियर मानना है। एनसीईआरटी का डायग्राम भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अनलेस एक काम करो, अपना एनसीईआरटी का डायग्राम साइड बाय साइड ओपन करके रख लो। देखो मैं दिखाती हूँ, ये वाला डायग्राम, ये डायग्राम है ना सबके पास, अपनी अपनी एनसीईआरटी लेके बैठो। मैम लेके बैठी हुई है। बैठा है ना। इस डायग्राम को देखो, बिकॉज इस डायग्राम से लेबलिंग पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है। सो आई वांट कि ये डायग्राम एकदम से क्लियर हो जाए आपका। तो जो सबसे अपर वाले ना, ये जो छोटे छोटे डिप्रेशन दिख रहे हैं ब्रेन में, इनको हम बोलते हैं सल्की, SULCI। और जो डीप वाले अंदर की साइड ब्रेन में लाइन लाइंस दिख रही है आप लोगों को, इनको बोलते हैं गायरी, GYRI। ठीक है। अब ब्रेन में जैसे आपके डायग्राम में स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ऐसे ही इसमें लिख लेना, इधर साइड एंटीरियर, ऊपर वाला सुपीरियर, पीछे वाला पोस्टीरियर और नीचे वाला इंफीरियर। लिखो इस वाले पार्ट को जल्दी से, कौन से पार्ट को इंटीरियर बोलेंगे, कौन से को सुपीरियर, कौन से को पोस्टीरियर, कौन से को इंफीरियर। क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है ब्रेन के सुपीरियर पार्ट में क्या प्रेजेंट है, ब्रेन के पोस्टीरियरली साइड में कौन सी चीज प्रेजेंट है। जैसे अभी हमने डोर्सल पढ़ा था, कौन था डोर्सली प्रेजेंट, मिड ब्रेन। क्या थी पोजीशन उसकी, डोर्सल। लिखा हुआ था, नहीं लिखा हुआ था? लिख रहे हो? यस मैम, देखा था। हो गया मैम। हो गया ना। अब आगे देखो, ये स्कल दिखाया था इन्होंने, दिखा था स्कल? देखो Yes, इस स्कल के अंदर आपका ब्रेन ऐसे कैद रहता है। अब इन्होंने इस ब्रेन को देखो रोटेट कर दिया। अब रोटेट करने के बाद अब एक चीज देखो, आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपका जो ब्रेन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इस चीज को आप फील भी कर सकते हो। सब अपने ब्रेन पे ना ऐसे हाथ लगा के देखो। भाई हम लोगों के बीच में भी नहीं होता, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है ना, उस छोटे बच्चे को पकड़ना, उसके सर के ऊपर ऐसे हाथ फेरना, और आपको दिखेगा उसके बीच में ना, उसके ब्रेन में ऐसे 2 हेमिस्फेयर टाइप से, या फिर जो हमारी ये बीच वाली लाइन होती है ना, यहाँ पे इस बीच वाली लाइन में आपको हल्का सा डिप्रेशन फील होगा। हमारे अंदर कम होगा क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, तो ये हमारा बढ़ता चला जाता है डिप्रेशन। लेकिन छोटे बच्चों के अंदर बहुत इजीली विजिबल होता है ये। देखा है कभी ऐसे फोरहेड पे लाइन सी होती है? रहता है ना क्या बेटा? मैम, वॉलनट, अखरोट। हाँ अखरोट, एग्जैक्टली। अखरोट से भी आप इसको समझ सकते हो। मैम चेक करके बताता हूँ। अखरोट के जैसी होता है ये। तो आपको दिख रहा है ना कि बीच में एक डिप्रेशन और एक साइड वाला पार्ट है, एक इधर वाला पार्ट है। इनको बोलते हैं हम हेमिस्फेयर्स, एक लेफ्ट हेमिस्फेयर और एक राइट हेमिस्फेयर। इस वीडियो को अच्छे से समझोगे ना, तो जितनी चीजें समझाऊंगी सारी चीजें आप लोगों को 1 बाय 1 करके समझ आती चली जाएंगी। ये इन्होंने ब्रेन स्टेम बताया। ब्रेन स्टेम क्या क्या मिलके बना रहा है, लिखो इस वाले पार्ट को, मिडिल ऑब्लोंगेटा, पोन्स एंड मिड ब्रेन, ये तीनों चीजें मिलके आपका ब्रेन स्टेम का फॉर्मेशन करती हैं। एंड फिर वहीं से आपकी नीचे क्या ओरिजिनेट होगी, आपकी स्पाइनल कोड ओरिजिनेट हो रही है। ब्रेन स्टेम लिखा पहले ये बताओ सबने? यस मैम। मैम लिखा हुआ है। कौन कौन चीजें मिलके बनाती है ब्रेन स्टेम? मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ये देखो, अब अपने डायग्राम पे आ जाओ। इस डायग्राम में आप नीचे की साइड देख रहे हो, जो स्वेलन अप वाला पार्ट है, सबसे अच्छा ये तरीका होता है याद रखने का। जो स्वेलन अप पार्ट है उससे याद रखो, दिस इज द पोन्स। और वो यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, जो स्वेलन अप पार्ट है इंफीरियर साइड में, नीचे वाला पार्ट इंफीरियर बोला था ना, यस मैम। है ना, ऊपर वाला सुपीरियर। तो इंफीरियर पार्ट में जो स्वेलन अप पार्ट है वो आपका हो गया क्या, यहाँ पे पोन्स हो गया। तो लेबलिंग से याद रहेगा आप लोगों को पोन्स कौन सा पार्ट है, जो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं वीडियो में। एंड पोन्स किसका पार्ट है, हाइंड ब्रेन का पार्ट है ना, पीछे की साइड जो आपका ब्रेन है। तो ये आपके पीछे वाले पार्ट का दिखाया हुआ है इन्होंने, ब्रेन का पीछे वाला पार्ट। अब इन्होंने पोन्स वाले पार्ट को हटा दिया यहाँ से। फिर ये बीच में देखो, इसी पोन्स के जस्ट ऊपर की साइड में ये दिखा रहे हैं आपका मिड ब्रेन। अब आप लोग अपने एक बार डायग्राम में देखो, अपनी एनसीईआरटी में जाओ, तो आपकी एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे, जो ब्लू कलर से पार्ट दिखाया हुआ है,
आई डोंट नो आपको दिख रहा है नहीं, ये ब्लू कलर वाले पार्ट को हाइंड ब्रेन बोला है। तो आपको भी यहीं पे डायग्राम में दिख रहा है ना कि आपका जहां पे पोन्स फिनिश हो रहा है उसी के जस्ट ऊपर हाइंड ब्रेन है, सॉरी मिड ब्रेन है। यस दिख रहा है ब्लू वाला रीजन में पूरा का पूरा मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन के जब आप आगे की साइड जाओगे, इन्होंने दो लेबलिंग करके रखी हुई है, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। एक पार्ट थैलेमस लिखा हुआ है, एक पार्ट हाइपोथैलेमस। विजिबल है? यस मैम। यस मैम। आगे देखो, इसको भी छोड़ देना है, बहुत डिटेल में हो गया पेडेंकल्स वाला। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, अब दिखा कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, चार स्ट्रक्चर हैं, दो सुपीरियर कॉलिक्यूली एंड नीचे की साइड दो इंफीरियर कॉलिक्यूली। सुपीरियर कॉलिक्यूली कौन सा? Vision के लिए। विजुअल रिफ्लेक्स। और इंफीरियर नीचे वाली कॉलिक्यूली ऑडिबल रिफ्लेक्स। ऑडिटरी। तो अगर ये ब्रेन की स्ट्रक्चर अब मैं आप लोगों के लाके हाथ में दे दूं तो आप एक एक पार्ट को देख के बता सकते हो मैम ये वो पार्ट है, मैम ये पार्ट है यस मैम। है ना? एग्जैक्टली सेम आप लोगों को एमबीबीएस में कराया जाता है। अभी जो हम एनिमेशन देख रहे हैं, आप लोगों के हाथ में ब्रेन होगा, ब्रेन आपके टेबल पे रखा रहेगा और टीचर आप लोगों को एक एक पार्ट हटा हटा के वहां से दिखाते रहेंगे कि देखो ये आपका सुपीरियर। तो अगर लेट सपोज कोई आपके पास एक ऐसा पेशेंट आता है जिसको क्या होता है ना, जिसके विजुअल रिफ्लेक्स वर्क नहीं करते, तो आप लोग जब उसकी सर्जरी करेंगे तो उसकी सर्जरी करते टाइम आप इन सुपीरियर कॉलिक्यूली को ट्रीट करने जाएंगे। यस मैम। तो तब करेंगे ना जब आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन होगी इस चीजों के लेके बारे में। हाँ तो मैम। यहाँ पे आप लोग सीख लोगे सुपीरियर कॉलिक्यूल इंफीरियर कॉलिक्यूल क्या होता है। जब एमबीबीएस में जाओगे टीचर वहां डिटेल में बताएंगे, बेसिक्स नहीं बताएंगे बिल्कुल भी कि किसका पार्ट है, मिड ब्रेन का पार्ट है, हाइंड ब्रेन का पार्ट है, ये नहीं बताएंगे। आपको सिंपली ब्रेन देंगे और ये बोलेंगे सुपीरियर कॉलिक्यूल इंफीरियर कॉलिक्यूल है। आपके माइंड में आ जाना चाहिए शिवानी मैम ने हमें पढ़ाया था सुपीरियर कॉलिक्यूल इंफीरियर कॉलिक्यूल क्या काम करते हैं और ये किसका पार्ट होता है। मैम है? एक बार वो बैक करके बता दो कहाँ से था, ये कौन सा पार्ट था। देखो फिर से दिखाते हैं। ये वाला मिड, ये नीचे पोन्स था, पोन्स के ऊपर आपका कौन सा पार्ट था? मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन के पीछे दो कॉलिक्यूलीज। ओके मैम। क्वाड्रीजेमिना इसीलिए बोला ना, क्वाड्री चार है, देखो अलग ही दिख रहे हैं। हाँ मैम। 4 लिटिल बम्प्स ये इनको बोल रहे हैं। टॉप वन सुपीरियर, नीचे वाले इंफीरियर। इंफीरियर। अब आगे देखो क्या दिखाते हैं यहाँ। ये टेक्टम वाला पार्ट छोड़ दो, ये आपको आगे जाके समझ आएगा। अब यहां से देखना बिल्कुल ध्यान से। जो डार्क कलर वाला पार्ट है, दिस वन पार्ट इज, ये डार्क कलर वाला आपने इसमें देखो डायग्राम से देख के बताओ जल्दी से, डार्क कलर वाला पार्ट कौन सा है? मेडुला ऑब्लंगेटा। सेरिबेलम। सेरिबेलम नहीं है? सेरिबेलम है ना, देखो उसके अंदर भी ऐसे लाइंस बनी हुई हैं, डायग्राम में बनी हुई है ना। यस। यहाँ पे भी देखो ऐसे दिख रहा है नहीं, ये रहा सेरिबेलम इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन व्हिच सिट्स बिहाइंड द ब्रेन स्टेम। और सेरिबेलम सबसे लार्जेस्ट पार्ट है या फिर सेरिब्रम सबसे लार्जेस्ट पार्ट है? सेरिब्रम। सेरिब्रम सबसे लार्ज पार्ट है। कैसे पता लगेगा? ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना पिंकिश कलर वाला, ये पूरा का पूरा सेरिब्रम है और ये नीचे ब्राउनिश कलर वाला ये सेरिबेलम है। तो देख के पता चल रहा है लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है। फर्स्ट लार्जेस्ट सेरिब्रम और नीचे ब्राउन कलर वाला दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट, और इसके बाद वाले सारे पार्ट छोटे छोटे हैं। अब इसको भी आपको समझ में आएगा, एक बार बैक करके दिखाती हूँ। देखो
ये सेकंड लार्जेस्ट है, डायग्राम से दिख रहा है हम लोगों को। हो रही है चीजें थोड़ी थोड़ी विजुअलाइज। Yes, ma'am. डाइनसेफेलॉन किसका पार्ट बताएंगे अब ये? डाइनसेफेलॉन में क्या दिखाएंगे हमको? क्या दिखाएंगे डाइनसेफेलॉन में? Thalamus. एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये तीनों पार्ट दिखाएंगे। देखो जरा, इस वीडियो को मैं आपको शेयर भी करूंगी, एक बार खुद से भी देखना। देखो, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड हम लोग पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में, देखना। अब इन्होंने क्या करा, देखो ये लाइन पढ़ो। आई हैव जस्ट रिमूव द सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड द सेरिबेलम, देन वी आर लुकिंग एट द, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर किसको बोल रहे हैं? सेरिब्रम। सेरिब्रम को जो दो पार्ट में डिवाइड किया ना, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, वो वाला पार्ट हटा दिया, और वो जो नीचे ब्राउन वाला पार्ट था सेरिबेलम, उसको हटा दिया, ताकि जो बीच में छिपा हुआ पार्ट है ना वो हम देख पाए। आया समझ में? ऊपर ऊपर वाले Yes, पार्ट ma'am. हटा दिए। सेम ऐसे ही आप लोगों को एमबीबीएस में करा के दिखाया जाएगा, पार्ट्स रिमूव कर करके दिखाया जाएगा। और हमको अभी ये कोलिक्यूलिस दिख रहा है, ब्रेन स्टेम हम लोगों को दिख रहा है। ब्रेन स्टेम क्या था? मिड ब्रेन प्लस Hind brain. हाइंड ब्रेन। और हाइंड ब्रेन में तो हमको पता है क्वाड्रिजेमिना ही आता है। और मिड ब्रेन में क्या, हाइंड ब्रेन में क्या आता है? हाइंड ब्रेन में आपका मेडुलरी ऑब्लोंगेटा, पोन्स और सेरिबेलम। पोन्स वाला पार्ट हमने देख लिया था, वो स्वेलन अप सा पार्ट, Yes, ma'am. वो पोन्स था। हमें सेरिबेलम हमने देख लिया, देखा ना, ब्राउनिश वाला पार्ट हमने हटाया ना, हाँ, अभी सेरिबेलम Yes, वाला पार्ट, ma'am. सेरिबेलम पार्ट हटाया अभी हमने। बचा कौन सा अभी हमें देखने के लिए? मेडुलरी Medulla. ऑब्लोंगेटा, है ना? मेडुलरी Yes, ma'am. ऑब्लोंगेटा देखो दिखाएंगे। यहां से देखो, थोड़ी सी चीज एक सेकंड देखते हो, ज्यादा क्लैरिटी से दिखा रहेंगे। ये बोल रहा है कि भाई हाइपोथैलेमस ना, जो पीछे वाला, अब देखो यहाँ पे मैं लेबलिंग करके नहीं दिखा सकती, जो पीछे की साइड पार्ट सा निकला हुआ है ना, ट्रायंगुलर शेप वाला, ये हाइपोथैलेमस है। इस हाइपोथैलेमस के ऊपर की साइड क्या होगा? हाइपोथैलेमस के ऊपर थैलेमस, और थैलेमस के ऊपर Epithalamus. एपिथैलेमस होगा। अब जरा एक बार अपने डायग्राम में आओ यहाँ पे, क्योंकि मेन तो हमारा क्वेश्चन तो यहीं से आएंगे, ठीक है? अब यहाँ पे डायग्राम में आप देख लो, पोन्स हमको बहुत इजी, हम लेबलिंग कर देंगे, सेरिबेलम की हम लेबलिंग कर देंगे। अब सेरिबेलम के नीचे इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है मेडुला, ये जो नीचे, क्योंकि अभी इन्होंने भी बताया था कि जो ब्रेन स्टेम वाला पार्ट है, ब्रेन स्टेम वाले पार्ट में ऐसे नीचे वाला पार्ट बन रहा है, वो पूरा मेडुला वाला पार्ट है, फिर उसी से स्पाइनल कोड आपकी ओरिजिनेट हो रही है। अब हमें देखना है थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस हमें देखना है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि जिनको जिस पार्ट को इन्होंने मिड ब्रेन बोला था, वो ब्लूइश कलर वाला, यहाँ पे कलर है, जरूरी नहीं है एनसीईआरटी में, वहां पे क्वेश्चन जब आएगा ना आपका एग्जाम में, प्रिंट हुआ हुआ ब्लैक एंड व्हाइट आएगा, कलर्ड नहीं आएगा, इस चीज को क्लियर रखना, ठीक है? तो ये जो बीच वाला जो पार्ट है ना, इस बीच वाले पार्ट में आगे की साइड इन्होंने थैलेमस, वो थैलेमस लिखा हुआ है, और उसके नीचे की साइड से देखिए ट्रायंगुलर शेप सा बन निकल रहा है। हाँ बहुत मैम. अच्छे से डायग्राम को देखना, तो वही चीज है ये भी यहाँ पे, बिल्कुल वही चीज है। ये पीछे की साइड निकल रहा है, जो टेल लाइक से निकल रहा है,
ये हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है। अब देखो, और ये नीचे यहाँ पे पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड ब्रेन में होती है ना, मेलेटोनिन सिक्रीट करती है, मेलेटोनिन। तो मेलेटोनिन दिख रही है पीनियल ग्लैंड, कितनी छोटी सी है। चलो इसको इतना ही अभी एक बार लिख लेते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे ना बहुत सारी चीजें फिर। तो इतनी चीजें हम लोगों को सारी की सारी समझ में आ गई हैं। अब हम आते हैं, हमारा क्या पढ़ेंगे हम, फोरब्रेन। तो देखो जरा, अब फोर ब्रेन में अगर हम आप एक सिंपल सा डायग्राम बना के देखें, ऐसे स्ट्रक्चर थी ना, ठीक है। अब एक चीज याद रखना कि भाई ये मेरे पास एक हेमिस्फेयर, दिस वन इज अनदर हेमिस्फेयर, इन दोनों हेमिस्फेयर के बीच में भी तो कम्युनिकेशन जरूरी है ना। नहीं तो भाई जो इन्फॉर्मेशन लेफ्ट साइड में आएगी और राइट साइड में कैसे जाएगी, राइट वाली लेफ्ट में कैसे जाएगी। कम्युनिकेशन होना जरूरी है। तो उस कम्युनिकेशन को बनाने के लिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है कम्युनिकेशन के लिए, ऐसे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, दिस इज नॉन एज कॉर्पस कैलोसम। इस कॉर्पस कैलोसम क्या है, इट इज अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर, नर्व फाइबर से बना हुआ एक रास्ता है, फाइबर से बना हुआ एक रास्ता है, और ये हेल्प क्या करता है, कनेक्टिंग कोऑर्डिनेशन। बोथ हेमिस्फेयर। हाँ मैम। यस मैम। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई ये जो हेमिस्फेयर्स हैं ये डिवाइडेड लॉन्गिट्यूडनली है या ट्रांसवर्सली है, ऊपर से ऐसे थे ना, लॉन्गिट्यूडनली थे, हाँ मैम। लॉन्गिट्यूडनली डिवाइडेड है। सोनी समझ आ रहा है। यस मैम। मैम कॉर्पस कैलोसम सिर्फ मैमल्स में ही होता है ना। कॉर्पस कैलोसम सिर्फ और सिर्फ मैमल्स है, जैसे सिर्फ मैमल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एरेक्नोइड होती है, ऐसे ही कॉर्पस कैलोसम भी सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में होता है। इसीलिए मैमल्स का जो ब्रेन होता है इतना ज्यादा डेवलप होता है, क्योंकि पूरा ब्रेन एक साथ वर्क करता है। ओके। निमिषा, यस अरे मैम। एटलीस्ट यस मैम बोलते रहो यस जिसका मैम। नाम ले रही हूँ। समझ आ रहा है। शालिनी, शिवानी, स्नेहा, यस मैम। समझ आ रहा है। यस मैम। यस एग्जैक्टली जोया, लॉन्गिट्यूडनली डिवाइडेड है, ट्रांसवर्सली कनेक्टेड है। तो लिखना चाहो इस वाले पॉइंट को, लिख लेना कैसे डिवाइडेड है ये आपका, लॉन्गिट्यूडनली डिवाइडेड। आगे यहां तक समझ में। यस मैम। चलो अब इसके बाद आपका जो ब्रेन वाला पार्ट है, फोर ब्रेन वाले पार्ट में ऑब्वियसली हमने देखा ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट सेरिब्रम होगा,
देखा था ना, हाँ, पिंकिश पिंकिश सा सारा। इसी सेरिब्रम के अंदर लोब्स होते हैं, 4 लोब इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन सा? फ्रंटल लोब, पेराइटल, टेम्पोरल लोब, पैराइटल, ऑसिपिटल। ऑक्सीपिटल। अगर इनकी आप लोकेशन को थोड़ा सा इमेजिन करने का ट्राई करें ना, जैसे मैंने ये आपका ब्रेन बनाया, तो लेट सपोज ये इधर वाला पार्ट आपका फोरहेड है, मतलब यहाँ पे आपकी आईज और नोज है, ये फोरहेड, और ये आपका बैक वाला पार्ट हो गया जहां पे आपके हेयर्स है, यही हुआ ना। और ये आगे फोरहेड हो गया, इधर आपके, इधर की साइड आपके ईयर्स होंगे, इधर की साइड, इधर की साइड तो ना, जैसे मेरा सामने है, ये फॉरहेड है, इधर ईयर्स है ना। और इधर आपका ये बैक साइड वाला पार्ट हो गया जहां पे आपके हेयर्स फिनिश होता है, ये वाला पार्ट हो गया एक। ऐसे थोड़ा सा पोजीशन को आप इमेजिन करना चाहो कर लो, वरना इस पे इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। ये 4 लोब्स हैं। अब एक चीज, एक हेमिस्फेयर के अंदर, ईच हेमिस्फेयर कंटेन 4 लोब, तो टोटल वी हैव 2 हेमिस्फेयर, तो टोटल कितने लोब हो गए? 8 ठीक है। ऐसे करके, जैसे मेरे पास लेट सपोज यहाँ पे मेरे पास ये फ्रंटल लोब है आपकी आईज के पास में, यहाँ पे आपका ईयर्स है, यहाँ पे आपका पैराइटल लोब हो गया, यहाँ पे आपका माउथ के पास में टेम्पोरल, और यहाँ पे ऑसिपिटल। सेम यहाँ पे, इधर आपका फ्रंटल लोब, इधर पैराइटल, इधर टेम्पोरल, और इधर ऑसिपिटल। ऐसे आपके लोब्स प्रेजेंट होंगे। फ्रंटल लोब का काम क्या होता है? ये आपकी सारी मेमोरी, आपकी लर्निंग, रीजनिंग, क्रिएटिविटी, इन सबको कंट्रोल करता है। इवन आपकी स्पीच जो मैं अभी बोल रही हूँ ना, उसको भी कंट्रोल करता है। तो हमारे ब्रेन में एक एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं मोटर स्पीच एरिया। क्या नाम होता है उसका? नाम मोटर स्पीच एरिया इज नोन एज ब्रोकाज एरिया, BROCA, ब्रोकाज एरिया। टेम्पोरल का काम क्या होता है? टेम्पोरल आपका सेंसरी नेचर होता है, आपकी सभी सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, इवन इस आपके स्पीच को भी ये कंट्रोल करता है। टेम्पोरल जिस एरिया में प्रेजेंट होता है उस एरिया को हम बोलते हैं वर्निक एरिया। पैराइटल वाला भी आपका सेंसरी नेचर होता है, ये आपके हॉट, कोल्ड, टच, इन सबको फील करता है। और ऑसिपिटल तो आपको पता ही है, आपके विजुअल्स को कंट्रोल करता है। लिखो ये सब जल्दी से। नोट्स अच्छे से बनाओगे तो आगे भी काम आएंगे यही नोट्स, नहीं तो 12th तक पढ़ के छोड़ दोगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको मैंने पढ़ाया है एंड उनको खुद बोलता है कि मैम जो हमने उस टाइम पे नोट्स बनाए थे वो नोट्स हमारा बेसिक्स कवर कराते हैं हम MBBS में भी। ओके मैम। यशिका, चलो अब इतना समझ में आ गया है हम लोगों को, तो एक और चीज अब यहाँ पे एक बार नोट डाउन कर लो कि भाई ये जो मेरा सेरिब्रम वाला पार्ट है ना, सेरिब्रम सेरिबेलम, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। तो अब आपका ये पूरा सेरिब्रम वाला पार्ट है, तो इस सेरिब्रम वाले पार्ट को एक लेयर कवर अप करके रखती है ऐसे, यहाँ पे ऐसे एक लेयर होती है या फिर एक रीजन होता है, इस रीजन को हम बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। दिस रीजन इज नोन एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स को ही हम लोगों को पढ़ना है कि एग्जैक्टली होता क्या है। लिखो हेडिंग, सेरिब्रल कॉर्टेक्स।
पढ़ा है किसी ने सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या काम करता है, कैसा होता है? हाँ मैम। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर 3 एरियाज प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अभी हमने ये लोब्स के बेसिस पे देखा, तो लोब्स के बेसिस पे आपको एक चीज समझ में आ रही है ना, एक एरिया वो है जो सिर्फ सेंस ऑर्गन का काम कर रहा है, एक एरिया वो है जो लर्निंग वगैरह का काम कर रहा है, सारा का सारा देखा ना। तो ऐसी सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर 3 एरियाज आते हैं। द फर्स्ट वन सेंसरी एरिया, देन एसोसिएशन, मोटर एरिया। लास्टली आपने वो लिख लिया था कि कॉर्पस कैलोसम सिर्फ और सिर्फ मैमल्स के अंदर पाया जाता है। हाँ मैम। यस मैम। मैम मोटर स्पीच एरिया और एरिया स्पीच एरिया में क्या अंतर है? अभी बताती हूँ दोनों में क्या अंतर है। देखो, सेंसरी एरिया का काम है आपके सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करना, जैसे वही टच, मैम ये वाला नहीं, जो आपने ब्रोकाज एरिया और वर्नियर एरिया बताया वो। अच्छा ब्रोकास वाले में हमारे ब्रेन का वो एरिया जो हमारे बोलने में हेल्प करता है उसको बोलेंगे ब्रोकास एरिया, बिफोर बोलना, बिफोर ब्रोका। वर्निक एरिया हमारे सेंसरी में वर्क करता है कि हम सेंस ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग किसी चीज को कर रहे हैं। सेंसरी ऑर्गन वाला एरिया वर्निक एरिया, बोलने वाला ब्रोकास एरिया। ठीक है, या फिर Yes, क्वेश्चन ma'am. डायरेक्टली ऐसे भी आ जाता है, फ्रंटल के अंदर कौन सा एरिया होता है? फ्रंटल के अंदर मोटर स्पीच एरिया होता है, टेम्पोरल के अंदर मोटर सेंसरी एरिया होता है विच इज वर्निक एरिया। ओके मैम। तो सेंसरी एरिया समझ में आ गया, हमारा टच, होल्ड, कोल्ड, पेन, इन सारी चीजों को कंट्रोल करेगा। और मोटर एरिया का काम है ये हमारे जितने भी वॉलेंट्री मूवमेंट्स, वॉलेंट्री समझ तो मैं अपना हैंड मूव कर रही हूँ तो मैं अपनी विश के अकॉर्डिंग कर रही हूँ, लेकिन मैं अगर अभी चाहूँ कि मेरी हार्ट बीट रुक जाए, नॉन नहीं हो नहीं हो सकता ना, सकता। इनवॉलेंट्री है, बिकॉज मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो जितनी चीजें मेरे कंट्रोल में है वो सारी की सारी चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है? मोटर एरिया कंट्रोल कर रहा है। क्या करता है? कंट्रोल मूवमेंट ऑफ voluntary muscles of limbs and tongue। लाइन समझ में आई? अब एसोसिएशन एरिया जो होता है ये सबसे ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करके रखता है, मैक्सिमम एरिया यही वाला पार्ट ऑक्यूपाई करके रखेगा। इसका काम क्या है? ये एसोसिएशन करता है, एसोसिएशन बिटवीन सेंसरी इनपुट्स। जितने भी सेंसरी इनपुट्स आते हैं उनका एक प्रॉपर एरिया के सारे इनपुट्स ब्रेन के इस वाले पार्ट में आएंगे, फिर यहीं से मोटर न्यूरॉन ओरिजिनेट हो होके जाएंगे। सारी की सारी जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स आएंगे वो यहीं पे, मतलब सेंसरी न्यूरॉन्स आएंगे, सेंसरी इनपुट जाएंगे वो यहीं पे आएंगी। यही वो पार्ट है जो आपकी मेमोरी को कंट्रोल करेगा, आपके कम्युनिकेशन को कंट्रोल करेगा। ये यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों के। लिम्बिक सिस्टम के अंदर कौन कौन सा पार्ट आता है ब्रेन का? लिम्बिक सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज इमोशनल ब्रेन। इमोशनल ब्रेन। हाँ मैम। क्या आता है? हैट्स ऑफ हिप्पो। हेड्स ऑफ हिप्पो। हैट्स ऑफ हिप्पो याद रहेगा ये सबको। हिप्पो कैंपस का काम क्या था? शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में लॉन्ग कन्वर्ट टर्म करने में का। कन्वर्ट करता था। यस। अब आ जाओ कि हमने देखा थैलेमस वाला पार्ट। थैलेमस वाले पार्ट के अंदर वी हैव सीन कि भाई हमारे पास ऊपर क्या होगा? एपिथैलेमस, बीच में थैलेमस और नीचे एपिथैलेमस। ऐसे ही था ना? सॉरी, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस
थैलेमस जो होता है ये एक डम्बल शेप होता है, डम्बल शेप स्ट्रक्चर होती है, ये एकदम गेट कीपर की तरह वर्क करता है। इसके अलावा ये आपका रिले सेंटर की तरह वर्क करता है। Was it कंट्रोल, सेंसरी और मोटर सिग्नल। डम्बल मैम शेप है, रिले याद रहेगा, सेंटर मीन्स बता रही देखो, डम्बल शेप याद रहेगा। गेट कीपर ये एक ऐसा जगह पे है जहां से कोई चीज अंदर एंटर करेगी और बाहर जाएगी। गेट कीपर जैसे वॉचमैन बैठा रहता है, वॉचमैन का काम क्या होता है, सिर्फ बैठा रहता है वहां पे, देखता रहता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो बिल्कुल ऐसे ही थैलेमस का काम। रिले सेंटर, रिले का मतलब होता है जहां से सीधा प्रसारण चल रहा होता है, जैसे लाइव चल रहा होता है ना कुछ चीज, प्रसारण करेगा कि भाई इधर से सेंसरी आ रही है फिर इधर से मोटर जा रही है, प्रसारण करने का काम होता है, ओके चीजों को मैम। इधर इधर भेजना, वो काम होता है, वो होता है रिले सेंटर। रिले मतलब वो डिले वाला मत समझ लेना, डिले नहीं, रिले, रिले मतलब प्रसारण करना, ओके मैम। ठीक है। फिर आपका ये हाइपोथैलेमस हो गया। हाइपोथैलेमस में ही हमको पता है यहीं पे आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो हाइपोथैलेमस है वो अपने अंदर से रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करती है, और फिर वो रिलीजिंग हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड तक जाता है और पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि आप ये वाला हार्मोन रिलीज करो, ये वाला हार्मोन रिलीज करो। जैसे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से आएगा, फिर गोनाडोट्रोपिन रिलीज कहाँ से होंगे, पिट्यूटरी से। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा, पिट्यूटरी पे जाएगा, पिट्यूटरी को सिग्नल देगा कि भाई तुम ग्रोथ हार्मोन रिलीज करो। ये हाइपोथैलेमस का काम होता है। तो इसका मतलब जो मेरे पास हाइपोथैलेमस है ये कैसे फंक्शन करता है, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है सबसे पहले। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये कैसे एक्शंस को कंट्रोल करेगा, ये ऑलमोस्ट हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करेगा। इनवॉलेंट्री। इसके साथ साथ ये कंट्रोल करेगा हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी। जैसे हमारी बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन आया है और पैथोजन आते ही वो अपना टॉक्सिन सक्रीट करता है, वो टॉक्सिन का अमाउंट जैसे जैसे बढ़ता जाता है हमारा सिग्नल जाता है हाइपोथैलेमस को, बॉडी टेम्परेचर हाई कर देता है ताकि जो पैथोजन है उसकी ग्रोथ रुक जाए, वो और ज्यादा मल्टीप्लाई ना कर पाए। ये हाइपोथैलेमस का इसलिए बॉडी टेम्परेचर, या फिर जो हमारी अर्ज है ईटिंग की, ड्रिंकिंग की, उसको कंट्रोल करता है। और इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इट कंटेन several groups of न्यूरोसिक्रीटरी सेल। इसके अंदर बहुत सारे न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होते हैं, एंड दीज न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स सिक्रीट करते हैं अपने अंदर से हाइपोथैलेमिक हार्मोन, जिसका एग्जांपल मैंने अभी आप लोगों को देख के बताया बेटा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोक्सिन रिलीजिंग हार्मोन, ये वाले न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होते हैं जो सेल्स में हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स को सिक्रीट कराती हैं। लिखो इसको जल्दी से। डन मैम। हो गया। तो ये यहाँ पे हमारा फिनिश हुआ है फोर ब्रेन वाला पार्ट, ठीक है। अगर आप अपनी एनसीईआरटी ओपन करके देखेंगे तो एनसीईआरटी ने भी इतना ही पार्ट्स दिया हुआ है फोर ब्रेन के बारे में। एनसीईआरटी खोल रखी है ना कि सेरिब्रम होता है इसके अंदर, थैलेमस हाइपोथैलेमस, इन्हें एमिगडाला वगैरह वो सारी चीजें नहीं दिया हुआ है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है, किसके थ्रू कनेक्टेड होता है, एक नर्व फाइबर के थ्रू जिसको कॉर्पस कैलोसम हम बोलते हैं। फिर एक लेयर होती है उसी के ऊपर जिसको हम क्या बोलते हैं, लेयर को सेरिब्रल कॉर्टेक्स। उस सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं। अब इन्होंने एक लाइन लिखी हुई है, अगर आप देख रहे हो, सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रिफर्ड एज द ग्रे मैटर ड्यू टू इट्स ग्रेइश अपीयरेंस। ये ग्रे मैटर, एक होता है ग्रे मैटर और एक होता है व्हाइट मैटर। किसी को पता है इसके बारे में क्या होता है ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर वाला पार्ट? बताओ।
मैम बहुत सारे न्यूरॉन सेंस होते हैं यहाँ पर एसोसिएटेड, तो उन्हीं के न्यूरॉन्स कॉन्सेंट्रेशन माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड वाला समझते हो? मैम माइलिनेटेड। माइलिनेटेड देखो, दो कलर है ब्रेन में, एक ग्रे कलर और एक व्हाइट कलर। अगर आपको कहीं पे कोई बोल रहा है कि भाई यहाँ पे व्हाइट मैटर है, तो व्हाइट मैटर वो मैटर होगा जहां पे जितनी भी न्यूरॉन्स प्रेजेंट है उन सारी न्यूरॉन्स के अंदर माइलिन शीथ प्रेजेंट है। न्यूरॉन विद माइलिन शीथ, तो कौन सा मैटर बनेगा? व्हाइट मैटर बनेगा। लेकिन न्यूरॉन विदाउट माइलिन शीथ, विदाउट माइलिन शीथ, तो कौन सा बनेगा? ग्रे मैटर। एनसीईआरटी की लाइन मिली है आप लोगों को, सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रिफर्ड टू एज द ग्रे मैटर। यस मैम। है ना, मिली ना? तो इस ग्रे मैटर का मतलब क्या है? यहाँ पे माइलिन शीथ नहीं है। और जब मैंने आपको न्यूरल वाला पार्ट बताया था, यहाँ पे बताया था कि जो माइलिन शीथ अगर नहीं है बिल्कुल भी, माइलिन शीथ या तो एब्सेंट हो सकती है या फिर डिसकॉन्टिन्यूअस वे में होगी या कॉन्टिन्यूअस वे में होगी। डिसकॉन्टिन्यूअस होगी तो सॉल्टेटरी मूवमेंट हो जाता है, जंपिंग जंपिंग करके जाता है, और कॉन्टिन्यूअस होगी तो रेगुलर बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस माइलिन शीथ है, इंसुलेटेड लेयर है। कंडक्शन कैसे होगा? सबसे फास्ट होगा या नहीं होगा? यस और जब माइलिन शीथ नहीं है उस टाइम पे क्या होगा? स्लो कंडक्शन। सही है, पढ़ के आना है इस 3 पॉइंट को। एक होमवर्क दे रही हूँ, अगर माइलिन शीथ होगी, कॉन्टिन्यूअसली माइलिन शीथ होगी, तो कंडक्शन कैसा होगा? माइलिन शीथ टूटी हुई वे में होगी, डिसकॉन्टिन्यूअस वे में होगी, तो कंडक्शन कैसा होगा? और माइलिन शीथ बिल्कुल नहीं होगी तो कंडक्शन कैसा होगा? क्वेश्चन लिख लो, इसको पढ़ना बैठ के नोट से, अपने इधर उधर मत बैठ करना, और फिर पता करना कि ब्रेन के अंदर यहाँ पे ग्रे मैटर ही क्यों किया, बिना माइलिन शीथ वाली ही क्यों बनाई हमने, क्या फायदा हुआ हमारा यहाँ पे ग्रे मैटर बनाने से, विदाउट माइलिन शीथ वाली बनाने से। ठीक है, आगे पढ़ोगे अपने एनसीईआरटी में सारी चीजें आपको दिख जाएगी कि न्यूरल सेल बॉडीज आर कंसंट्रेटेड हियर गिविंग द कलर, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मोटर एरिया, सेंसरी एरिया, और सबसे लार्ज एरिया कौन सा होता है? एसोसिएशन एरिया, जो कि सारा इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मोटर कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें करता है। फाइबर्स ऑफ द ट्रैक्ट आर कवर्ड विद द माइलिन शीथ व्हिच कॉन्स्टिट्यूट द इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर का अंदर वाला पार्ट, सेरिब्रल हेमिस्फीयर का बाहर वाला पार्ट कैसा है? ग्रे मैटर है, विदाउट माइलिन शीथ वाला है, लेकिन उसके अंदर वाला पार्ट कैसा है? व्हाइट मैटर वाला है, विद माइलिन शीथ वाला पार्ट है। ठीक है, ये वाला इन्होंने लिखवाया हुआ है, दे गिव एन ओपेक व्हाइट अपीयरेंस, व्हाइट अपीयरेंस देता है जिसकी वजह से व्हाइट मैटर कहलाता है। सेरिब्रम रैप अराउंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस, बीच में थैलेमस और उसके चारों तरफ, अगर वो जो मैं आपको वीडियो दिखा रही थी उस वीडियो को थोड़ा सा इमेजिन करो, सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट है, हमने देखा ना, सेरिब्रम हटाया और पीछे से सेरिबेलम हटाया, तब मेरे को थैलेमस हाइपोथैलेमस दिखाता या नहीं दिखाता? यस मैम। यस मैम। थैलेमस के चारों तरफ क्या रैप है? थैलेमस के चारों तरफ क्या रैप है? सेरिब्रम ही तो रैप है। तो वही तो लाइन लिखी हुई है इन्होंने यहाँ पे, सेरिब्रम रैप अराउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस। ठीक है, विच इज द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है किसके लिए? सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग के लिए। और अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन कॉल्ड हाइपोथैलेमस, जहां पे जो कहाँ पे है? थैलेमस के बेस वाले पार्ट पे प्रेजेंट है। ये क्या काम करता है? आपका बॉडी टेम्परेचर, अर्ज फॉर ईटिंग, ड्रिंकिंग, इनको कंट्रोल करता है। इसके पास ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होता है जो अपने अंदर से हाइपोथैलेमिक हार्मोन रिलीज कराते हैं। सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो अंदर वाला पार्ट है उसके अंदर एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, ये सारे पार्ट प्रेजेंट होता है जो मिलके क्या बनाता है? लिम्बिक सिस्टम और आपका इमोशनल ब्रेन बनाते हैं। वही सारी चीजें उन्होंने लिख दी है। बताओ, एनसीईआरटी अगर देख रहे होंगे तो समझ में आई होगी कि मैम कहाँ से क्या पढ़ रही थी। यस मैम। यस मैम। चलो, तो हम लोगों का फोर ब्रेन फिनिश। अब फोर ब्रेन के बाद अगर आप एनसीईआरटी में मिड ब्रेन देखेंगे तो मिड ब्रेन मैंने आपको ये लिखवाई दिया है पूरा का पूरा।
मिड ब्रेन में हमारा क्या था, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, सुपीरियर कॉलिक्यूली, इंफीरियर कॉलिक्यूली। सिर्फ एक एक्स्ट्रा इन्होंने टर्म दिया हुआ है यहाँ पे, सेरिब्रल एक्विडक्ट। ये सेरिब्रल एक्विडक्ट क्या है, ये कैनाल है जो मिड ब्रेन के थ्रू पास होती जाती है। इसको एनसीईआरटी में हाईलाइट कर दो। और अगर आपसे मिड ब्रेन की लोकेशन पूछे, मिड ब्रेन कहाँ पे प्रेजेंट है? एंटीरियर पार्ट में। हाँ, फोर ब्रेन का थैलेमस और मिड ब्रेन का पोन्स उसके बीच में प्रेजेंट है, जो कि आपने वीडियो में भी देखा था। थैलेमस और पोन्स के बीच में प्रेजेंट है। अपना ये डायग्राम में है ना एनसीईआरटी वाला, इसके बीच में ब्लू वाला पार्ट देखना, इसमें यस मैम। थैलेमस और पोन्स के बीच में, पोन्स वही स्वालाना पार्ट और थैलेमस वाला पार्ट अभी दिखाया था मैंने आपको ऊपर ऐसे लोब लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है, ये कर लोगे। और कैनाल का नाम क्या है? सेरिब्रल एक्विडक्ट। Twitter. सेरिब्रल एक्विडक्ट। डन, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। ऐसे तो नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा डिटेल हो रहा है या बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है? नो मैम। सही है। यहाँ पे लगेगा ना तो बता देना, ठीक है? हो सकता है हम उसको और सिंप्लीफाइड वे में समझते और अच्छे से समझते, बट आई एम ट्राइंग कि आप लोगों को चीजें माइंड में सेट हो जाए, रटना ना पड़े आप लोगों को ये वाला पार्ट। क्योंकि इतनी चीजें मुझे पता है कि भाई ये वो चैप्टर है जो बच्चों को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। और डिफिकल्ट पार्ट तो देखो कट कर ही दिया गया है, सेंसरी वाला पार्ट तो हटा ही दिया गया है यहाँ से, तो अब तो कुछ बच्चा ही नहीं है इसके अंदर। और ब्रेन वाला पार्ट हम इमेजिनेशन के थ्रू पढ़ ही रहे हैं। इससे पहले वाले पार्ट से एक क्वेश्चन या तो न्यूरॉन से आ जाएगा उसकी स्ट्रक्चर से, या फिर उसके कंडक्शन से आ जाएगा कि सोडियम के लिए ज्यादा परमेबल है या फिर पोटेशियम के लिए ज्यादा परमेबल है। वो तो डायरेक्टली चीज है, छोटा सा शॉर्ट नोट बना के कहीं पे लिख लेंगे, याद हो जाएगा। एंड इस बार तो हम लोग, मैं शॉर्ट नोट भी खुद आप लोगों से को बनवाऊंगी क्लास में, इसीलिए सिलेबस जल्दी फिनिश कराना है। चलो फिर इतना आगे अगर हम लोगों को समझ में, फिर हम ला जाते हैं हमारे हाइंड ब्रेन पे। हाइंड ब्रेन इमेजिन करो डायग्राम से। हाइंड ब्रेन में क्या प्रेजेंट है? सेरी बेलम, वो ब्राउन ब्राउन पार्ट जो हमको डायग्राम में दिख रहा था, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट। यहीं पे मेडुला भी, मेडुलरी ऑब्लोंगेटा या वी कैन से मेडुला। इसके अंदर ये बोल रहा है कि भाई दो पार्ट हो सकते हैं सेरिबेलम के अंदर, सेरी बेलर कॉर्टेक्स और या फिर मेड्यूला। अब इन्होंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि भाई जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाला पार्ट है ना, सेरिबेलर कॉर्टेक्स वाला पार्ट, वो आपका ग्रे मैटर है और मेडुला वाला व्हाइट मैटर है। अब ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर से क्या याद आया? माइलिन शीट। ग्रे मैटर है तो विदाउट माइलिन शीट है, विदाउट माइलिन शीट ग्रे मैटर, और व्हाइट मैटर विद माइलिन शीट। With my. सॉर्टेड यहां तक? Yes. बताओ जल्दी जल्दी से सब। अब देखो, अब एक चीज यहाँ पे लिखते हैं, अपनी एनसीईआरटी खोल के बैठना सेरिबेलम वाले पार्ट से। देखो सेरिबेलम वाले हिंड ब्रेन लिखो। हिंड ब्रेन क्या होता है? हिंड ब्रेन के अंदर पोन्स, सेरिबेलम, मेडुला, ये लिखा हुआ है। मेडुला इज आल्सो नोन एज मेडुलरी ऑब्लोंगेटा। फिर ये लिखते हैं कि भाई जो पोन्स है वो क्या है? वो सिर्फ फाइबर ट्रैक्ट है दैट इंटरकनेक्ट बिटवीन रीजन्स ऑफ द ब्रेन। पोन्स कुछ नहीं है, पोन्स सिर्फ एक फाइबर्स का एक ट्रैक्ट है, फाइबर्स का ट्रैक्ट है जो ब्रेन के अलग अलग रीजन्स को इंटरकनेक्ट करता है। डायरेक्टली एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं ये लाइन हम लोग, क्वेश्चन आ सकता है कौन सा पार्ट है जो ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स को इंटरकनेक्ट करता है। फिर ये बोलते हैं कि भाई सेरिबेलम वाला जो पार्ट है ना, वो हैज वेरी कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर। कॉन्वोल्यूटेड समझते हो? ऐसे देखा था ना, ऐसे ऐसे लाइंस थी, जैसे वो नहीं होता माइक्रोविलाई होता है। माइक्रोविलाई का काम क्या होता है? इंक्रीज करना। सेम यहाँ पे भी इस सेरिबेलम का जो कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर बनाया गया ना, वो किस लिए बनाया गया है?
ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन्स यहाँ पे आ पाए, इसको ज्यादा से ज्यादा स्पेस मिल पाए। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कॉन्वोल्यूटेड सरफेस क्यों बनाया गया? टू प्रोवाइड मोर एंड मोर स्पेस फॉर द न्यूरॉन्स। कर लोगे? हाँ मैम। फिर मेडुला बोलते हैं, जो मेडुला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कोड। डायग्राम में भी देखा था, मेडुला जहां से फिनिश हो रहा है वहीं से हमारी स्पाइनल कोड स्टार्ट हो रही थी। मेडुला के अंदर एक सेंटर प्रेजेंट होता है जो कि आपकी रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस और गैस्ट्रिक सिक्रीशन इन सबको कंट्रोल करता है। जैसे कि वॉमिटिंग सेंटर कहाँ पे होता है आपका? मेडुलरी ऑब्लोंगेटा। रेस्पिरेटरी सेंटर मेडुलरी ऑब्लोंगेटा। हमने जब वो पढ़ा था ना रेस्पिरेशन चैप्टर, उसका एंड में हम वो पढ़ते हैं कि कंट्रोल कैसे होता है, ये सारी चीजें तो देखा था ना वहां पे मेडुलरी ऑब्लोंगेटा। हाँ मैम। तो ये सारा का सारा आप लोगों को ये वॉमिटिंग सेंटर, रेस्पिरेशन वाला सेंटर, इससे क्वेश्चन आता है कौन सा होता है। डन यहाँ तक सारा पार्ट। फिर इन्होंने एक लाइन में लिखा होगा, मिड ब्रेन वाला पैराग्राफ पे आओ। मिड ब्रेन वाले पैराग्राफ में इन्होंने सबसे लास्ट लाइन पढ़ के दिखाना, सोनी क्या लिखी हुई है? सोनी, मिड ब्रेन वाले पैरा की सबसे लास्ट लाइन। Ma'am, the dorsal portion of the midbrain consists mainly of 4 round swelling lobes called corpora quadrigemina. उसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ? No ma'am. Midbrain and hindbrain form the brainstem. एग्जैक्टली, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन मिलके बनाते हैं क्या? ब्रेन स्टेम। सोनी, आपकी एनसीईआरटी में नहीं है क्या ये लाइन? हमारी कोड एनसीईआरटी में नहीं देगा। मेरी भी ओल्ड है बेटा, मेरी भी ओल्ड है। एनसीईआरटी भी नहीं है। में पढ़ती थी, मेरी 11th क्लास में जो मैंने बुक पढ़ी थी वही है मेरे पास। एंड इसकी हालत देखो क्या हो रखी है। देखो, मेरे बाद कम से कम 5-6 बैचेस ने ये बुक पढ़ ली है। चलो, इतना हो गया हमारा वेगस में, ये सब तो नहीं करा। मैम एक बार वो लाइन रिपीट कर दीजिए। बेटा वो लाइन थी कि आपका मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन ये दोनों मिलके ब्रेन स्टेम बनाते हैं। ठीक है? ओके मैम। व्हाट इज सेरिब्रल एक्विडक्ट? सेरिब्रल एक्विडक्ट क्या होती है? कनाल है। मम्मी सारी कैनाल है ना मिड ब्रेन के अंदर, याद रखना। चलो अब आ जाओ रिफ्लेक्स सेक्शन में। बहुत छोटू सा पार्ट है रिफ्लेक्स सेक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन सबसे पहले बताओ, इट इज अ वॉलेंट्री एक्शन और इनवॉलेंट्री एक्शन? इनवॉलेंट्री। निमिषा, इनवॉलेंट्री क्या होता है? मैम जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। वेरी गुड, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। पढ़ना हमारे कंट्रोल में है या नहीं है? यस मैम। मार्क्स अच्छे लेके आने हैं गंदे लेके आने हैं हमारे कंट्रोल में है। हाँ है ना? तो भाई रिफ्लेक्स एक्शन 2 टाइप से हो सकता है। रिफ्लेक्स सेक्शन का अलग से टॉपिक है ना एनसीईआरटी, उसमें दिया हुआ नहीं है ना आपका रिफ्लेक्स सेक्शन पीडीएफ में आई गेस। चलो फिर भी पढ़ ही लेते हैं। दिया था। दिया हुआ नहीं है ना? हाँ बट मैम ये तो छोटा सा टॉपिक है, हो जाएगा। हाँ ये तो छोटा सा टॉपिक है, फिर भी रिस्क नहीं लेते। क्रेनियल रिफ्लेक्स एंड स्पाइनल रिफ्लेक्स। अब क्रेनियल टर्म से क्या समझ में आता है? ब्रेन। स्पाइनल से स्पाइनल को। ठीक है, अब इसका जो क्रेनियल रिफ्लेक्स हमारे ब्रेन में आता है, जैसे कि लाइवेशन,
साइट ऑफ फूड। गोलगप्पे सबने खाए हैं? यस मैम। किस किस के मुंह में पानी आया? पीएस कौशिक। और सबके मुंह में पानी आ गया। और चिंगफुई किसने खाया? चिंगफुई। ये क्या होता है मैम? किसी के मुंह में पानी आया सुन के? नो मैम। डिफरेंस समझ में आया क्रेनियल रिफ्लेक्स का? स्लाइवेशन कब आया? जब मैंने गोलगप्पो का नाम लिया, क्योंकि उस गोलगप्पो का टेस्ट, वो इमेज आपके मन में आ गई, वो टेस्ट आपके मन में आ गया, तो खुद से रिफ्लेक्स एक्शन। लेकिन जैसे ही मैंने चिंगफुई का नाम लिया, नाम ही नहीं सुना था, टेस्ट ही नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, तो क्या स्लाइवेशन होगा? नो मैम। नो मैम। चिंगफुई नाम भी कोई डिश नहीं होती, मैंने रैंडमली नाम। ठीक है, तो क्रेनियल जो रिफ्लेक्स है ये किस पे वर्क करता है? एक्सपीरियंस पे वर्क करता है, नहीं करता है? कंडीशनल एक्सपीरियंस पे वर्क करता है। कंडीशनल एक्सपीरियंस, भाई अगर मैंने वो लाइफ में चीज एक्सपीरियंस की होगी तभी तो मेरे मन में उसका थॉट आएगा, उसके अगेंस्ट रिफ्लेक्स आएगा, है ना? स्पाइनल रिफ्लेक्स में क्या आता है? इनकंडीशनल रिफ्लेक्स होता है, जिनके बारे में हमें नहीं पता होता। जैसे मैं अभी यहाँ बैठी हूँ, अब मेरे को नहीं पता भाई मेरी छत टूट के गिरने वाली है नहीं गिरने वाली है, अभी मेरे मन में कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है, अचानक से टूट के गिर जाए तभी तो मैं डरूंगी ना, वो स्पाइनल रिफ्लेक्स होगा। ठीक है, जो कि मतलब कोई मैकेनिकल, थर्मल या फिर केमिकल स्टिमुलेशन टाइप से, ऐसे आप इसको समझ सकते हो। तो क्रेनियल रिफ्लेक्स में स्लाइवेशन वगैरह होता है आपका, और ये जनरली सिर्फ ये याद रखना, क्रेनियल रिफ्लेक्स कंडीशनल होता है, इनकंडीशनल होता है, ये आपका कंडीशनल होता है। इसमें कंडीशन लगेगी कि भाई अगर आपने पहले एक्सपीरियंस किया होगा वो चीज, तभी आप फील कर पाओगे। स्पाइनल रिफ्लेक्स इनकंडीशनल होते हैं। अचानक से आपके हाथ पे कोई पेन वगैरह लग गया, कोई भी गर्म चीज पे आपका हाथ टच हो गया, आप उसको विड्रॉ करेंगे, तो जितने भी हमारे विड्रॉल रिफ्लेक्शन होता है ना, विड्रॉल ऑफ बॉडी पार्ट, वो सब स्पाइनल रिफ्लेक्स के अंदर आता। ठीक है, और जब आपकी नर्व निकल के जाती है और सेंसरी न्यूरॉन जा रही है, मोटर न्यूरॉन आ रही है, तो जो पाथ फॉलो करती है आने और जाने में, दैट पाथ इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। आने जाने में जो पाथ फॉलो किया है दैट इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। तो अगर आपसे कोई पूछे तो एक फॉर्मूला याद रख लेना, सिर्फ टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्स आर्क इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोटर नर्व। आपको कैलकुलेट करने होगा रिफ्लेक्स आर्क्स, तो आपको मोटर नर्व्स में कैलकुलेट करना, बाकी सिलेबस में तो है नहीं, इससे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। रिफ्लेक्स आर्क द पाथ बाय विच सिग्नल ट्रांसफर्स। हो गया चैप्टर फिनिश? यस। अब इस चैप्टर में अगर आप इसके पीवाईक्यू सॉल्व करने बैठेंगे ना, तो इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें बहुत पूछी हुई है वहां पे, जिसके लिए ना मैंने अलग से नोट्स क्रिएट कर लिए थे, तो ध्यान से सुनना चाहो सुन लो। अभी एक क्वेश्चन पूछते हैं, वो अलग अलग नर्व्स के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे वहां पे, डिफरेंट नर्व्स के बारे में। तो एक आप जैसे अभी मैं आई बॉल मूव कर रही हूँ अपनी, तो ये आई बॉल का मूवमेंट कौन कंट्रोल करता है? हमारी एक नर्व होती है जिसको हम बोलते हैं एब्ड्यूसन नर्व, एब्ड्यूकन नर्व, ABDUCEN, एब्ड्यूकन नर्व। ये 6th क्रेनियल नर्व होती है हमारी। मैं आपको नोट्स भेज दूंगी इसके डायरेक्टली, एक बार पढ़ लेना बस। ठीक है, एब्ड्यूकन नर्व 6th क्रेनियल नर्व होती है, जो हमारे आई बॉल के मूवमेंट को कंट्रोल करती है। अगर हमने उस एब्ड्यूकन नर्व को कट कर दिया तो क्या इफेक्ट होगा? हमारी आई बॉल मूव नहीं कर पाएगी। सब MBBS में पढ़ोगे आप लोग ये चीजें जाके। ठीक है, हमारी जो टंग है, टंग के मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोग्लोसल नर्व नाम की एक नर्व होती है, हाइपोग्लोसल नर्व। अगर हाइपोग्लोसल नर्व कट कर दी गई, हमारी टंग मूव नहीं कर पाएगी। नेक मूव करने के लिए कौन सी नर्व होती है? फेशियल नर्व होती है। स्वेलोइंग के लिए कौन सी नर्व होती है? ग्लेसोफेरिंजियल नर्व होती है। तो कितनी नर्व याद कराई? आई बॉल मूवमेंट के लिए एब्ड्यूकन नर्व, टंग के लिए हाइपोग्लोसल,
टंग के लिए हाइपोग्लोसल और हाइपोग्लोसल, और स्वेलोइंग के लिए ग्लेसोफेरिंजियल नर्व, और नेक मूवमेंट के लिए फेशियल नर्व। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन पूछा गया है, एल्जाइमर डिसीज का नाम सुना है? यस इसके ऊपर मैम। क्वेश्चन है। एल्जाइमर डिसीज एक न्यूरो जेनेटिक डिसीज होती है। इसके अंदर क्या होता है ना, ये आपका जब ब्रेन टिश्यूज श्रिंक होना शुरू हो जाता है, ब्रेन टिश्यू श्रिंक होने की वजह से एल्जाइमर डिसीज होती है। ये एल्जाइमर डिसीज किस वजह से होती है? जब आपकी ब्रेन में जिसमें पढ़ा था ना, नर्व्स में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइल कोलिन, यस मैम। है ना। अगर एसिटाइल कोलिन आपकी बॉडी में नहीं बन पा रहा है, एसिटाइल कोलिन अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो एक नर्व से दूसरी नर्व तक सिग्नल नहीं जा पाएगा। की बॉडी में एल्जाइमर डिसीज, तो एल्जाइमर डिसीज किसकी वजह से होती है? लॉस इन द एक्टिविटी ऑफ एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी में अफेक्ट होगा तब आपको एल्जाइमर डिसीज हो जाएगा। एक डिसीज होती है पार्किंसंस डिसीज। पार्किंसंस डिसीज यस ये किसकी वजह से होती है? पार्किंसन डिसीज के अंदर पार्शियल या कंप्लीट पैरालिसिस हो जाता है। पहली चीज तो याद रखना। तो हमारी बॉडी का के अंदर एक हार्मोन, एक केमिकल डोपामाइन, डोपामाइन सुना है सबने? यस डोपामाइन मैम सुना है। ना, तो डोपामाइन की वजह से ये डिसीज होती है। पार्किंसन डिसीज डोपामाइन की वजह से होती है। एल्जाइमर डिसीज किसकी वजह से होती है? एसिटाइल कोलिन की वजह से होती है। अगर ये डोपामाइन डोपामाइन प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है बॉडी के अंदर, डोपामाइन बहुत ज्यादा अमाउंट में हो चुका है, उसकी वजह से आपकी बॉडी का जो मूवमेंट है वो नहीं हो पाएंगे, नर्व्स डैमेज हो जाएंगे जो बॉडी मूव कराएंगे। ठीक है, तो ये मैम आपको वैसे याद रखनी है। डोपामाइन का फंक्शन क्या होता है? डोपामाइन का फंक्शन ये होता है, हमारे मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है ये, बॉडी मूवमेंट्स। मैम सेंसरी ऑर्गन से सिलेबस में नहीं बेटा, सेंसरी ऑर्गन्स कट कर दिए गए, वैसे मैंने सेंसरी ऑर्गन्स पढ़ाई दिए थे सारे, काम तो आएंगे ही। देखो रिवाइज करते रहना बीच बीच में, जब भी चैप्टर पढ़ोगे एक बार रिवाइज कर लेना, बस इतना करना, क्वेश्चन मत करना, क्योंकि हमने कोई चीज पढ़ लिया तो वो वेस्ट नहीं जानी चाहिए। तो एल्जाइमर डिसीज, एसिटाइल कोलिन, पार्किंसन डिसीज, डोपामाइन, याद रहेगा इतना सबको? यस यस मैम। इतना याद रखना, दैट्स इट। मैम फिर आई और ईयर भी नहीं आएगा? नहीं, आई ईयर नोज टंग कुछ नहीं आएगा। ओके। इजी हो गया ना चैप्टर? क्या हुआ जोया, सैड क्यों हो रहा है बता? मैम पढ़ा हुआ डिलीट हो गया। अच्छा भी हुआ है डिलीट हुआ है, अच्छा भी नहीं भी हुआ है डिलीट हो गया है। सारी चीजें हैं, बिकॉज पेपर लेवल तो, अब देखो डिफिकल्टी का तो मैंने आपको बता ही दिया था, डिफिकल्टी वगैरह के पीछे तो मत ही जाना कि डिफिकल्ट होगा ये होगा, कुछ नहीं होगा, हम अच्छे से पढ़ेंगे। मेनली हम लोगों को फोकस करना है रिवीजन पे, जो लास्ट टाइम बच्चे ने गलतियां किया था उनको नहीं रिपीट करना है, और अब हम लोगों के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। अगर अब भी आप लोग दिन में टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, रात में 8-8 10-10 घंटे सो रहे हो, तो इट मीन्स आप लोग बहुत लैक कर रहे हो। ठीक है, चलो फिर बैठ के पढ़ाई करो, आधा घंटा है 15 मिनट का रेस्ट लो, फिजिक्स पर केमिस्ट्री रिवीजन करो। आज तो ही क्लासेस है आप लोगों का, अच्छे से पूरा टाइम यूटिलाइज किया करो। जिस दिन क्लास नहीं हुआ करती है मत सोचा करो आज क्लास नहीं हुई हमारा टाइम वेस्ट हो गया, ये हो गया। उस टाइम को यूटिलाइज करो पुराना रिवाइज करने में। ऐसा एक भी बच्चा नहीं होगा क्लास में जिसने 100% उसका रिवाइज होगा, कि जितना टीचर्स ने पढ़ा दिया है मेरे को सारा वर्ड टू वर्ड आता है। होगा ऐसा? इतने दिनों से क्लासेस चल रही है कि एक भी क्लास का मैंने अब तक छोड़ा हुआ नहीं है, सारा आता है मेरे को? नहीं होगा ना, तो इट मीन्स आप लोग लैक कर रहे हो कहीं ना कहीं। फिर नया पढ़ना जरूरी नहीं है, पुराना याद रखना जरूरी है। बेटा अभी आराम से 6 से 7 घंटे सोना, मतलब 6 से 7 भी नहीं, मतलब 5 से 6 कर लो अभी। जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा तब थोड़ा स्लीप आवर हम बढ़ाना शुरू कर देते हैं, अभी स्लीप आवर कम भी रखोगे वो भी चलेगा। ओके मैम। ठीक है, चलो बाय बाय। मैम
हाँ जी मैम